सभी विद्यार्थी और वैद्य गणों को मेरा सादर प्रणाम। हम आज आज के सत्र की शुरुआत प्रार्थना से करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दीर्घम् आयु यशस्वास्थ्यं त्रिवर्गं चापि पुष्कलम् सिद्धिं चानुत्तमां लोके प्राप्नोति विधिना पठन्। तो हमने अभी तक चरक संहिता के सूत्र स्थान का जो पहला अध्याय है उसमें से सूत्र क्रमांक जो 53 था उसकी पहली पंक्ति देखी थी। उसमें जो सूत्र है, जो पूरा सूत्र है, वो एक बार मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ और फिर उसके तरफ फिर एक बार हम अध्ययन करना शुरू करेंगे। इत्युक्तम कारणम कार्यम धातु साम्यम मिहोच्यते धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्रस्यास्य प्रयोजनम। तो इसमें जो पहली पंक्ति है उसके जो पहले 3 पद है जहाँ पे स्वल्प विराम आता है उसके पहले के, वो हमने क्या देखा था पिछले सत्र में कि इति कारणम उक्तम। वहां तक कारण प्रकरण जिसमें हमने सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय इन 6 कारणों के बारे में जो भी वर्णन था वो देखा। और इसके आगे जो हमने देखा था कि कार्य प्रकरण शुरू होता है। हमने देखा था कि कारण यानी कॉज, कार्य यानी इफेक्ट। कुछ अगर अचीव करना हो तो उसके लिए हमें कुछ हाथ में उसकी कॉजलिटी लगती है, कार्य कारण भाव उसमें संपन्न होने की आवश्यकता होती है। तो आयुर्वेद के लिए जो कारण है वो 6 है और आयुर्वेद के लिए जो कार्य है वो क्या है, तो वो धातु साम्य है। ऐसे हमने थोड़ी सी जो इंफॉर्मेशन थी वो पिछले सत्र में देखी थी। अभी फिर एक बार इस सूत्र को एज अ होल देखेंगे। तो इति कारणम उक्तम, ये जो पहले 3 शब्द है उसका जो संधि विग्रह मैंने नीचे किया है उसमें उक्तम, उक्तम देखा था हमने कि कहा गया है, ये एक भूतकालवाचक रूप है। तो इति यानी इस प्रकार से, सो इस प्रकार से कारण कहा गया है, यानी कारण प्रकरण का उपसंहार यहाँ पे होता है। हमने ये पद एक बार पहले देखा था कि उपसंहार यानी कंप्लीशन। और यहाँ पे जो चैप्टर है हमने देखे थे कि यहाँ पे अनेक प्रकरण होते हैं, एक अध्याय में अलग अलग टॉपिक्स के चैप्टर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे कारण इस टॉपिक का जो चैप्टर है, जो प्रकरण है, उसका उपसंहार हुआ है, दैट इज नाउ कंप्लीटेड। दैट मीन्स फ्रॉम दिस सूत्र ऑनवर्ड्स अनदर चैप्टर विल बिगिन, और दूसरा प्रकरण शुरू होगा, वो है कार्य प्रकरण। और इसलिए जो आगे का जो उसकी पंक्ति का जो चरण है, कार्यम धातु साम्यम विहोच्यते, तो उसका जो संधि विग्रह किया है इह, और उसका जो अन्वय भी लगाया है कि इह कार्यम धातु साम्यम उच्यते। इसके बारे में भी हमने पिछले सत्र में देखा था कि इह यानी यहाँ पे मतलब आयुर्वेद शास्त्र में, क्योंकि जो सामान्य विशेष आदि जो 6 जिनको वैशेषिक दर्शन ने पदार्थ कहा है वो तो सृष्टि में बहुत जगह पे कारण के तौर पर काम में आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जो व्यवहार है वो धातु साम्य के लिए चलने वाला है। इसलिए वो उन 6 कारणों का उपयोग हम पूर्णतः धातु साम्य के लिए करने वाले हैं। और इसलिए हमारे लिए आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में जो कार्य है वो धातु साम्य है। इसलिए यह यानी यहाँ पे आयुर्वेद में कार्यम, जो कार्य है वो क्या है, धातु साम्यम उच्चते, कार्य धातु साम्य को कहा गया है। सो वो उक्त, ये जैसे भूतकाल वाचक था वैसे उच्चते ये वर्तमान काल वाचक है। इट इज अ रूप ऑफ प्रेजेंट टेंस। ओके, अभी उसका आगे का जो आगे की पंक्ति है वो है धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्र प्रयोजनम। देखो अभी मैंने नीचे उसका थोड़ा सा डिवीजन करके मैंने उसका बारे में अर्थ आपके सामने रखा है। धातु साम्य क्रिया, धातु साम्य क्रिया यानी क्या, देखो धातु साम्य शब्द के बारे में थोड़ा सा ज्यादा देखेंगे। टीकाकार यहाँ पे हमें स्पष्ट रूप से कहते हैं, ये जो संदर्भ आया है चरक सूत्र 9वां अध्याय जो खुड्डा का चतुष्पाद है उसमें हमें ये परिभाषा मिलती है जो हम सबको ज्ञात है भली भांति। विकारः धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति उच्यते, यानी विकार का अर्थ क्या है, धातु वैषम्य, और धातु साम्य यानी क्या, प्रकृति। तो धातु साम्य इज नथिंग बट प्रकृति विच इज नथिंग बट आरोग्य। तो धातु साम्य हम जब कहते हैं कि धातु साम्य है हमारा कार्य है, यानी आरोग्य, हेल्थ इज अवर कार्य, ये यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है। और यानी धातु साम्य क्या है, हमारा गोल है,
इट इज आवर ऑब्जेक्टिव। और धातु साम्य क्रिया, क्रिया यानी क्या, कोई भी काम। सो धातु साम्य क्रिया, इसका अर्थ होता है आरोग्य प्रस्थापित करने के लिए या आरोग्य को प्रस्थापित रखने के लिए काम करना। तो धातु साम्य क्रिया ये जो है वो हमारा तंत्र का प्रयोजन हुआ। चोक्ता, चोक्ता ये एक संधि है। संधि क्या है, च उक्ता। देखो ऊपर भी मैंने हाईलाइट किया है, वो और ये रूप सेम है, उक्त। यानी हमने जब अभी इसके पहले के जो वर्णन देखे थे सूत्रस्थान पहले अध्याय में, ये बात बार बार आई थी कि कैसे रोग ये बहुत बड़े संकट के तौर पे उत्पन्न हुए, फिर उसके लिए आयुर्वेद अवतरण की जरूरत कैसे पड़ी। तो धातु साम्य यानी आरोग्य की प्रस्थापना करना, यही इस आयुर्वेद का प्रयोजन है, ये हमने अभी तक देखा है। तो उसी बात को वो दोहरा रहे हैं कि जैसे पहले हमने कहा है उक्ता, उक्ता यानी कहा गया है। सो धातु साम्य क्रिया, इसको पहले भी कहा गया है। क्या कहा गया है, तंत्रस्य अस्य प्रयोजनम, अस्य तंत्रस्य, अस्य यानी इस तंत्र का। देखो हमने बहुत बार देखा है, मैं फिर बार दोहरा रहा हूं कि ये षष्ठी विभक्ति है। देवस्य, रामस्य, ये क्या है, ये षष्ठी विभक्तियां हैं। तो अस्य तंत्रस्य यानी इस तंत्र का, प्रयोजन, प्रयोजन यानी पर्पज। तो जो दूसरी पंक्ति है उसका अर्थ क्या हुआ कि इस तंत्र का प्रयोजन क्या है, तो इस तंत्र का प्रयोजन धातु साम्य है। ये बात हमने पहले ही कह दी है। तो इन नटशेल हम क्या कह सकते हैं, धातु साम्य इज अवर गोल एंड टू वर्क फॉर द अचीविंग दिस, टू वर्क फॉर अचीविंग दैट इज द पर्पज। तो हमें काम क्या करते रहना है, हमारा जो एंड पॉइंट है वो है हेल्थ, वो है धातु साम्य, वो है आरोग्य। और उसकी तरफ जाते रहना, उसकी तरफ पेशेंट को लेकर जाना, और एक बार वहां पहुंचने के बाद भी वहीं पे रहने के लिए मदद करना, ये हमारा कर्तव्य है। तो इसलिए धातु साम्य ये हमारा कार्य है, और धातु साम्य क्रिया ये हमारा प्रयोजन है। ये बहुत ही सरल लेकिन महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे हमें सूत्र में वर्णन की हुई देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो ये सूत्र संपूर्ण होने के बाद इसके आगे का जो वर्णन है उसमें अभी कार्य प्रकरण शुरू होता है। अभी हम देखेंगे, देखो कि यहां से जो सूत्र क्रमांक 54 है, जो सूत्र क्रमांक 54 है, वहां पे हमें कार्य प्रकरण का शुरुआत आरंभ हुआ देखने के लिए मिलता है। हमने देखा था कि जो भी आयुर्वेद का वर्णन शुरुआत में आयुर्वेद अवतरण में किया गया था, या जिस प्रकार से आयुर्वेद का ज्ञान ये आगे हस्तांतरित हुआ था, उसमें जो एक बेसिक डिवीजन था वो था त्रिसूत्र आयुर्वेद। वो क्या था, हेतु, लिंग और औषध। तो जो आयुर्वेद में इसके आगे आप किसी भी तंत्र के किसी भी ग्रंथों, आयुर्वेद तंत्र के किसी भी ग्रंथों को ले लो, उसमें अल्टीमेटली जो भी वर्णन है वो हेतु, लिंग और औषध, इन तीन विषयों के अंदर ही वो उसको कैटेगराइज करने की वहां पे कोशिश की गई होती है। तो वैसे ही यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि जो पहले अध्याय में भी जो कार्य प्रकरण है, द चैप्टर which is related with the कार्य, it can be again divided into roughly हेतु, लिंग और औषध। लेकिन यहाँ पे उनका वर्णन बहुत ही संक्षिप्त में है। देखो मैंने प्रायः जो कार्य प्रकरण है, जो चैप्टर है, वो सूत्र क्रमांक 54 से लेकर सूत्र क्रमांक 63 तक चलता है। यानी ये जो 10 सूत्र है ये कार्य प्रकरण के बारे में उद्देश्य करते हैं। देयर इज अ वेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द कार्य। उसमें क्या क्या है, आप सूत्र क्रमांक 54 से लेकर 56 देखें तो उसमें आता है हेतु संग्रह, 57 सूत्र में दोष संग्रह आता है, और 58 से लेकर 63 इस सूत्र में भेषज संग्रह आता है। तो ये सारे शब्द ये खुद ग्रंथकार ने उपयोग में लाए हैं। संग्रह संग्रह संग्रह, संग्रह यानी क्या, हमने ये बात देखी थी कि संग्रह यानी संक्षेप में वर्णन। तो डिस्क्रिप्शन इन शॉर्ट इज नोन एज संग्रह। तो यहाँ पे उन्होंने एकदम इन नटशेल, इन शॉर्ट, इस कार्य प्रकरण के अंडर इन अलग अलग विषयों का उद्देश्य मात्र किया है। और इस सूत्र क्रमांक 63 जो है वहां पर जाके इस कार्य प्रकरण का फिर एक बार उपसंहार हो जाता है। इन 10 सूत्रों के बाद ये कार्य प्रकरण भी संपूर्ण हो जाता है, इट इज कंप्लीटेड। एंड देयर ऑनवर्ड्स जो आगे का सूत्र क्रमांक 64 है, वहां से लेकर जो पूरे आगे के 4 अध्याय है, यानी पहले जो 4 अध्याय सूत्र स्थान के हैं, जिसको हम भेषज या औषध चतुष्क कहते हैं, उनमें मुख्यत्वे औषध या भेषज इस विषय के बारे में पूरा वर्णन पाया जाता है। तो इसका अर्थ है कि सूत्र क्रमांक 64 से लेके
जो भी पहला अध्याय, फिर दूसरा पूरा अध्याय, तीसरा पूरा अध्याय और चौथा पूरा अध्याय, ये सारा इज कंप्लीटली नाउ डेडिकेटेड टू द भीष्म चतुष्क। तो हम अभी क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले कार्य प्रकरण के बारे में देखना शुरू करेंगे। उसमें भी देखो कि हेतु, यहाँ पे हेतु का अर्थ क्या है, तो हेतु ये व्याधि हेतु है, क्योंकि हमें धातु साम्य करने की सबसे ज्यादा जरूरत किसमें पड़ती है। हमने ये भी देखा था कि आयुर्वेद अवतरण की जो आवश्यकता है वो क्यों थी, क्योंकि व्याधि का अवतरण हुआ, रोगों का अवतरण हुआ, और इसलिए धातु वैषम्य से धातु साम्य तक लेके जाने के लिए हमें क्रिया करनी पड़ती है शुरुआत में जब रुग्ण हमारे पास आता है। लेकिन उस धातु वैषम्य के भी कुछ हेतु होते हैं, हेतु के बिना धातु वैषम्य नहीं होगा, और इसीलिए सबसे पहले हेतु संग्रह का वर्णन आया है, जो है धातु वैषम्य के हेतु। उसके बाद फिर दोष संग्रह का वर्णन आया है, क्योंकि हेतु ये शरीर में क्या कर्म करते हैं, तो वो दोष वैषम्य करने हैं। दोष वैषम्य के बिना कोई भी व्याधि नहीं हो सकता, क्योंकि दोष ये व्याधियों का कारण है, और उसके द्वारा व्याधि की अभिव्यक्ति और अलग अलग लक्षणों की अभिव्यक्ति होती है। तो इसलिए दोषों का वर्णन बाद में आया है, विच इज अ ब्रिज बिटवीन हेतु एंड लिंग। और उसके बाद भेषज संग्रह कि किस प्रकार से चिकित्सा सूत्र, प्रायः चिकित्सा का एक बेसिक डिवीजन है, वो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा जब हमें चिकित्सा शुरू करनी होगी। तो यह सारा संक्षिप्त वर्णन हमें इस 10 सूत्रों में देखने के लिए मिलता है। तो आज हम उसका जो पहला सूत्र है, सूत्र क्रमांक 54, वो देखेंगे, जिसमें हेतु संग्रह आया है, यानी हेतु का संक्षिप्त वर्णन आया है। क्या सूत्र है, काल बुद्धिन्द्रियार्थाणाम योगो मिथ्या न चापि च द्वयाश्रयाणाम व्याधीनां त्रिविधो हेतु संग्रह। काल बुद्धि इंद्रियार्थानाम, ये उसका पहला जो शब्द है, सामासिक शब्द है वो, उसमें देखो फिर एक बार काल बुद्धि इंद्रियार्थानाम, ये नाम है, ये षष्ठी विभक्ति ही है, लेकिन उसका बहुवचन है, देवस्य देवयो हो देवानाम षष्ठी, तो उसका अर्थ वही हो गया, किसी का, किसी की, किसी के। तो ये जो इसके पहले के जो तीन उनके अलग अलग पद है, उनको मिलाकर उनका, तो किन का, काल, बुद्धि और इंद्रियार्थ, इनका, ऐसा इनका इस पहले शब्द का अर्थ होता है। इनका क्या, योग, योग इसका शब्दशः अर्थ है जुड़ना या संबंध, रिलेशन। तो यहाँ पे योग यानी संबंध या जुड़ाव किसका, तो काल, बुद्धि और इंद्रियार्थ, इनका। लेकिन किससे, तो इसका साक्षात वर्णन यहाँ पे आता नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली हमने इसके पहले के जो अध्याय है वहां पे देखा था कि हमारे आयुर्वेद का अधिकरण कौन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, तो संयोग पुरुष, जिसमें शरीर, मन, आत्मा ये सारा इकट्ठा रहता है, वो जो संयोग है वो हमारे लिए अधिकरण है। तो इन तीनों का जब संबंध आता है, किससे आता है, उस संयोग पुरुष से, द पर्सन हु इज अ यूनियन ऑफ आत्मा, मन एंड शरीर, उसके साथ संबंध आता है। लेकिन वो संबंध किस प्रकार का है, वो संबंध 3 प्रकार का हो सकता है। किस प्रकार, मिथ्या, न और अति। देखो वो सूत्र में क्या वर्णन आया, उल्लेख आया है, मिथ्या न च अति च, तो 2 बार च आया है, और हमने देखा था कि च इस शब्द का अर्थ होता है और या एंड। तो 3 प्रकार के योग संबंध हो सकते हैं, मिथ्या, न और अति। तो मिथ्या यानी क्या, तो टीकाकार बहुत ही सुंदर उसका वर्णन करते हैं कि यथार्थ विपर्य, यानी जिस प्रकार का रिलेशन होना चाहिए, जिस प्रकार का संबंध होना चाहिए, उससे अलग, उससे अपोजिट, रॉन्गफुल, गलत, तो उसको हम कहेंगे मिथ्या योग। आपने ये शब्द बिल्कुल सुने, तो ये मिथ्या योग मतलब क्या, जैसा सम्यक योग अपेक्षित है उसके विपर्य, उसके अपोजिट, रॉन्गफुल काइंड ऑफ यूनियन, रॉन्गफुल काइंड ऑफ रिलेशन इज नोन एज मिथ्या योग। न यानी अयोग, तो न ये जो अव्यय होता है वो 2 अर्थ से उपयोग में लाया जाता है, आइदर कंप्लीट एब्सेंस या अभाव, या उसको दूसरा कहते हैं ईषद अर्थी, ईषद यानी कम, अल्प। तो इसके दोनों शब्द यहाँ पे देखने जरूरी है। तो न योग यानी अयोग, अयोग यानी इधर देयर इज अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द संबंध और रिलेशन, और द संबंध और रिलेशन इज लेस देन यूजुअल, लेस देन नॉर्मल। तो ये जो न शब्द है उसमें न योग यानी अयोग, और उसके साथ साथ हीन योग का भी इंक्लूजन हो जाता है। उसके बाद जो है वो अति योग, अति मतलब ज्यादा, एक्सेस। तो बेसिकली 3 प्रकार के योग हमें यहाँ पे देखने के लिए मिले, मिथ्या योग,
अयोग या हीन योग और अति योग। तो हमने पहली पंक्ति का अर्थ क्या हुआ कि काल, बुद्धि और इंद्रियार्थ, इनका मिथ्या योग, अयोग और अति योग, इन प्रकार का संबंध हो सकता है। तो ये क्या है अल्टीमेटली? ये द्वयाश्रयाणाम व्याधीनाम त्रिविधो हेतु संग्रह। द्वयाश्रयाणाम व्याधीनाम, फिर एक बार देखो ऊपर कैसे था, काल बुद्धि इंद्रियार्था नाम द्वयाश्रयाणाम व्याधीनाम। तो फिर एक बार वो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, विच मीन्स उनका। तो किनका? द्वयाश्रयाणाम, द्वि आश्रय। तो द्वय और आश्रय यानी दोन आश्रय होना। द्वय मतलब दो, किसके दो आश्रय है? व्याधि के। द्वयाश्रयणम व्याधि नाम में जो व्याधि शब्द है उसका विशेषण है द्वयाश्रय। तो इसका अर्थ ऐसे होता है कि जिनके दो आश्रय है ऐसे व्याधियों का क्या? त्रिविधा हेतु संग्रह। त्रिविधा यानी तीन प्रकार का, हेतु संग्रह यानी हेतु का संक्षेपतः वर्णन। यहाँ पे हेतु यानी क्या देखा हमने? व्याधि के हेतु। तो तीन प्रकार कौन से यहाँ पे? तो मिथ्या योग, अयोग और अति योग, ये तीन प्रकार के हेतु हेतु संग्रह हुए। तो इसका अर्थ क्या है दूसरी पंक्ति का? कि जिनके दो आश्रय हैं ऐसे व्याधियों का यह तीन प्रकार का हेतु संग्रह है। अभी ये दो आश्रय कौन से हैं इसका वर्णन इस सूत्र में नहीं आता, इसका वर्णन आगे के सूत्र में आता है। तो अभी हम उसका जो उत्तर है वो आगे के सूत्र के लिए बचा के रखेंगे। तो इन नटसेल इस सूत्र का अर्थ बहुत ही सरल हो जाता है, जिसको हम कंबाइन करेंगे कि दो आश्रय जिनके हैं ऐसे व्याधियों का तीन प्रकार का हेतु संग्रह है। वो किस प्रकार है? काल, बुद्धि और इंद्रियार्थ, इनका मिथ्या योग, अयोग और अति योग। तो ये इस सूत्र का अर्थ होगा। तो इसमें इसका अर्थ क्या है कि काल, इसके साथ मिथ्या योग, अयोग और अति योग होना। बुद्धि, इसके साथ आइदर मिथ्या योग या अयोग या अति योग होना। और इंद्रियार्थ, इनका आइदर मिथ्या योग या अयोग या अति योग होना। तो ये कुल मिला के टोटल 9 कॉम्बिनेशन हो जाते हैं, इजंट इट? और इन 9 कॉम्बिनेशंस में आप दुनिया का कोई भी धातु वैषम्य का अगर हेतु ले लो तो इनमें समाविष्ट हो सकता है। इसलिए इसको हेतु संग्रह कहा है। ये संक्षेप मतलब क्या? इसके बाहर कोई भी हेतु नहीं जाने वाला। आप कोई भी हेतु ले लो, रात में आइसक्रीम खाने से लेकर पूर्व जन्म कृत जो पाप कर्म होंगे, वो सारे हेतुओं का समावेश हम इन 9 कॉम्बिनेशन में कर पाते हैं। और इसलिए आज हम थोड़ा सा संक्षेप में इसका जो विस्तार है वो करने वाले हैं, इस तीन जो हेतु की कॉम्बिनेशन है उसके बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे हम, पहला जो वर्णन आया है वो काल। काल यानी शीत उष्ण वर्ष लक्षण संवत्सर, ऐसा जो एक विस्तार है वो हमें देखने के लिए मिलता है चरक सूत्र स्थान अध्याय क्रमांक 11 जो है तीसरे शनीय। तो ये जो त्रिविध हेतु है ना, उसका बहुत अच्छा विस्तार हमें इस अध्याय में देखने के लिए मिलता है तीसरे शनीय में। तो उसके जो कुछ रेफरेंसेस है मैं आज यहाँ पे कोट करने वाला हूँ फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो काल यानी हमें सबको पता है काले द्रव्य है, काले द्रव्य के बारे में हमने देखा था। तो उसका जो यहाँ पे हमने अर्थ लेना है वो क्या है? तो काल के दो प्रकार बोले वाग्भट ने, क्षणादिर और व्याधि अवस्था। तो यहाँ पे क्षणादि काल, उसका एक विशिष्ट भाग उन्होंने संग्रहित किया है और वो है ऋतु। शीत, उष्ण, वर्षा, ये क्या है? वो ऋतु के लक्षण है अलग अलग। तो यहाँ पे काल इस शब्द से हमें ऋतु का अर्थ समझ के ले, ऋतु ये अर्थ समझ के लेना है। तो इसके आगे क्या होता है? इसके तीन योग है देखने वापस। हमने देखा कि हर एक जो इसके तीन विषय थे, काल, बुद्धि और इंद्रियार्थ, इन हर एक में मिथ्या योग, अयोग और अतियोग पॉसिबल हो सकता है। एंड एवरी वन ऑफ इट इज अ पोटेंशियल हेतु। तो ऋतु का भी मिथ्या योग होना या अयोग होना या अतियोग होना, यहाँ पे तीन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। हम इसका उदाहरण देखेंगे, ये बात झट से आपके समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जो फिलहाल अभी शुरू हुआ है यहाँ पे हेमंत ऋतु यानी विंटर सीजन, उसमें क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी? अगर मिथ्या योग हुआ, हमने मिथ्या योग में क्या देखा था? यथार्थ विपर्य, मतलब कुछ उल्टा ही हो जाना, कुछ गलत हो जाना, समथिंग रॉन्गफुल। तो हेमंत में अगर बारिश गिर गई, द रेन्स इन द विंटर विल बी अ मिथ्या योग। अयोग यानी क्या? कि विंटर यानी हेमंत होने के बावजूद शैत्य का अभाव, ठंड गिरी नहीं इस बार, तो वो हो गया अयोग। और अति योग यानी शैत्य का अतिरेक, टू मच एक्सेसिव कोल्डनेस इन द क्लाइमेट विल बी अति योग ऑफ हेमंत।
सिमिलरली हम ये हर एक ऋतु को अप्लाई कर सकेंगे कि उस ऋतु के जो भी प्राकृत लक्षण है, उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनमें विपर्य होना या उनका अभाव या अल्पता होना या अतिरेक होना, ये आप इन तीनों में इंक्लूड कर सकते हैं। और इसके संदर्भ भी हमें देखने के लिए मिलते हैं कि इनसे क्या होता है। देखो, अल्टीमेटली हमने अभी भी देखा कि इन हर एक जो 9 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है हेतुओं के, उससे अल्टीमेटली शरीर में क्या होने वाला है। द फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी दोष प्रकोप। तो इनसे दोष प्रकोप होगा, और दोष प्रकोप हुआ तो आगे जाके व्याधि होगा। और इसके संदर्भ भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। मैंने कुछ संदर्भ यहाँ पे उदाहरण मात्र आपके सामने रखे हैं। जैसे अष्टांग हृदय निदान स्थान पहला अध्याय सूत्र क्रमांक 21, वहां पे जो कि सर्वरोग निदान का अध्याय है, जहाँ पे दोष प्रकोप के हेतु आए हैं, वात प्रकोप के, पित्त प्रकोप के, कफ प्रकोप पे, उसमें जो संसर्ग और संधिपात यानी द्विदोषज और त्रिदोष प्रकोप के जो हेतु है, उन हेतुओं की लिस्टिंग में हमें दुष्ट ऋतु ऐसा हेतु साक्षात देखने के लिए मिलता है। तो दुष्ट ऋतु मतलब क्या, हमने अभी भी देखा वैसे कि हेमंत में वर्षा होना या ग्रीष्म में ठंड गिरना, ये दुष्ट ऋतु ये 2 या 3 दोषों को एक साथ प्रकोपित करने की क्षमता रखता है, विच इज अ क्लियर इंडिकेशन कि काल के ये जो मिथ्या योग आदि चीजें हैं, उनसे दोष प्रकोप हो सकता है। दैट इज हाउ इट कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन अवर बॉडी। सेकंड एग्जांपल डायरेक्टली व्याधि का हेतु दिया है, चरक चिकित्सा स्थान 15वां अध्याय सूत्र क्रमांक 43, वहां पे व्याधि हेतु नहीं, माफ कीजिएगा, वो अग्नि दृष्टि का हेतु है ऋतु वैषम्य। इसका जो वहां पे हेतु आया है, वो अग्नि दृष्टि के हेतु के तौर पे आया है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ दोष प्रकोप होता है, ऑब्वियस दोष प्रकोप तो होगा, लेकिन स्पेसिफिकली दुष्य पे भी उसका इम्पैक्ट होना, जैसे यहाँ पे अग्नि कहाँ है, वो भी ऋतु वैषम्य से हमें देखने के लिए मिलता है। सो अलॉन्ग विद द दोष प्रकोप we can see the specific दुष्य which is getting hampered because of ऋतु वैषम्य। और व्याधि हेतु में भी इसका वर्णन हमें जगह जगह पे देखने के लिए मिलता है। जो एक सबसे सामान्य उदाहरण है वो है चरक चिकित्सा 16वां अध्याय, जो है पांडु। तो पांडु के हेतुओं के लिस्ट में भी ऋतु वैषम्य का उल्लेख आता है। तो देखिए, इसका अर्थ है कि ऋतु वैषम्य ये दोष प्रकोप, विशिष्ट दुष्य दृष्टि करना और उसके साथ साथ व्याधियों की संपत्ति को भी कंट्रीब्यूट करना, ये सारी की क्षमता रखता है। ये उदाहरण हमें आगे भी देखने के लिए मिलते हैं। एंड दिस इज हाउ द ऋतु या काल कैन बी वन ऑफ द हेतु विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द संप्राप्ति। इसका एक जो वैशिष्ट्य कहा है चक्रपाणि ने कि ये जो काल है ना, जो हेतु, इसको जो मिथ्या योग आदि चीजें हैं, वो दुष्परिहारत्व है उनमें। दुष्परिहारत्व मतलब क्या, दे आर मोस्ट डिफिकल्ट टू अवॉइड और टैकल। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो चरक विमान स्थान में जहां पे जनपद ध्वंस का वर्णन है, उस अध्याय में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी 4 साधारण भाव है, द 4 एस्पेक्ट्स विच आर कॉमन फॉर एवरीवन इन द सोसाइटी, आई एम सॉरी, उसमें जल, देश, वायु, काल, ये 4 जो भाव है, उनमें सबसे ज्यादा भयंकर ये काल होता है। क्यों? क्योंकि काल ये दुष्परिहारत्व है। वी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द काल, वी कैन नॉट चेंज द काल। हम काल में बदलाव नहीं कर सकते, हम काल से दूर नहीं भाग सकते। और इसीलिए जब भी के ऋतु में कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो उससे उसको टैकल करना या उससे हमारा शरीर को बचा के रखना, प्रोटेक्ट करना, इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। और इसलिए इन जो तीनों हेतु है ना, काल, बुद्धि और इंद्रियार्थ, इन तीनों में सबसे ज्यादा मुश्किल टैकल करने के लिए या अवॉइड करने के लिए ये ऋतु विपर्य है। और इसलिए इसका वर्णन करते हैं चक्रपाणि जी दुष्परिहारत्व इसमें इस प्रकार से। तो ये हो गया जो पहला था काल नाम की संकल्पना, उसके बारे में। आगे जाके क्या था, बुद्धि। बुद्धि का टीका में उसका अर्थ दिया है चक्रपाणि जी ने प्रज्ञा। प्रज्ञा यानी ज्ञान। तो बुद्धि यहाँ पे उसका अर्थ हमने लेना है प्रज्ञा यानी प्रकर्षेण जो सम्यक ज्ञान है वो। फिर एक बार यहाँ पे वही हमें पैटर्न फॉलो करना है, उसका मिथ्या योग, उसका अयोग या हीन योग, या उसका अति योग। ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है विच कैन कंट्रीब्यूट फॉर द व्याधि संप्राप्ति एज अ हेतु। अभी देखो, मिथ्या योग मतलब क्या, रॉन्ग परफॉर्मेंस। अयोग या हीन योग मतलब क्या, अंडर परफॉर्मेंस। और अति योग मतलब ओवर परफॉर्मेंस। अभी बुद्धि या प्रज्ञा, इनका परफॉर्मेंस कैसे हो सकता है, रॉन्ग या अंडर या ओवर। मैंने उसके कुछ एक बहुत ही स्पेसिफिक एग्जांपल्स कोट किए हैं। देखिए कि रॉन्ग परफॉर्मेंस यानी मिथ्या योग से क्या होगा, इट मेक्स अ पर्सन स्पीक लाइज, हेटफुल वर्ड्स एंड सो ऑन।
यानी किसी के गॉसिप करना या किसी के बारे में भला बुरा कहना, किसी को हर्ट हो ऐसी बातें करना, इसके पीछे का जो मोटिव है वो कहां से आता है? वो बुद्धि के मिथ्या योग से आएगा। अयोग यानी क्या? मेक्स पर्सन नॉट टू टॉक व्हेन इट इज नेसेसरी। जब बात करने की आवश्यकता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो यूजफुल टू टॉक, अगर वहां पे बात करने का मोटिवेशन नहीं हो रहा, इच्छा नहीं उत्पन्न हुई, तो वो हमारे बुद्धि का अयोग हुआ। इट इज द इंडिकेशन की उसके पीछे जो बुद्धि का अयोग है वो आगे जाके हमें वाक अप्रवृत्ति दर्शाता है। और अतियोग मतलब क्या? ओवर परफॉर्मेंस। इट मेक्स पर्सन टू टॉक व्हेन इट इज नॉट नेसेसरी। जहां पे बात करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, वहां पे जाके बात करना, ये इंडिकेटिव है कि उसके पीछे जो हुआ है, वो कुछ वाक्प्रवृत्ति के पीछे, वो बुद्धि का अतियोग है। तो बेसिकली इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि बुद्धि का भी मिथ्या योग, अयोग और अतियोग हो सकता है। इसका थोड़ा सा विस्तार हम देखेंगे क्योंकि संकल्पना ये बहुत ही जरूरी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। तो इसका विस्तार दो जगह पे देखने के लिए मिलता है हमें चरक संहिता में अच्छी तरीके से। एक तो चरक शरीर स्थान पहला अध्याय, और फिर मैंने पहले कहा वैसे चरक सूत्र स्थान अगर 11वां अध्याय। तो चरक शरीर स्थान पहले अध्याय में क्या कहा है उन्होंने कि बुद्धि के 3 एस्पेक्ट से, इसके बारे में थोड़ा सा हमने कुछ सत्र पहले देखा था कि बुद्धि के जो 3 एस्पेक्ट है वो है धी, धृति और स्मृति। तो इनका विभ्रंश होना यही इसमें इंक्लूडेड है। विभ्रंश मतलब क्या? फॉल अवे या टू गेट डिस्प्लेस्ड, यानी प्राकृत कर्म से दूर जाना, टू गेट अवे फ्रॉम द नॉर्मलसी। तो धी विभ्रंश, धृति विभ्रंश और स्मृति विभ्रंश, दीज आर द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ दिस हेतु रिलेटेड विद द बुद्धि। उसके क्या क्या एग्जांपल से देखो। धी, हमने इसके बारे में देखा था कि धी यानी क्या? धी, तो इसका अर्थ है कि सही कन्विक्शन, सही ज्ञान होना, द एबिलिटी टू चूज व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, व्हाट इज बेनिफिशियल एंड व्हाट इज नॉट। तो धी विभ्रंश यानी क्या? विषम अभिनिवेश, यानी रॉन्गफुल कन्विक्शन, जो हमारी निर्णय प्रक्रिया है वो गलत हो जाती है। जो सही है उसको हम गलत कहते हैं, जो गलत है उसको हम सही कहते हैं, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है उसको हम हमारे लिए हार्मफुल मानते हैं, एंड वाइस वर्सा। तो ये हो गया धी विभ्रंश। व्हाट इज धृति विभ्रंश? धृति यानी मन का नियमन करना, द रेगुलेशन ऑफ द माइंड, द कंट्रोल ओवर द माइंड। और विभ्रंश यानी क्या? तो इनएबिलिटी टू कंट्रोल वंस ओन माइंड। सो वन द असंभव यानी मन का नियमन करने में असंभावना, यानी इट इज इनएबिलिटी, इनकेपेबिलिटी टू कंट्रोल वंस ओन माइंड विल बी नोन एज धृति विभ्रंश। उससे क्या होता है? उससे हमारा मन ये विषयासक्त होता है। मन, हमारा मन है वो बाह्य विषय है या तात्कालिक सुख उत्पन्न करते हैं उनके प्रति आसक्त होता है, जो दुख उत्पन्न करते हैं उनके प्रति द्वेष उत्पन्न होता है, उसमें फिर अलग अलग भावनाएं उत्पन्न होती है, एंड द साइकिल गोज ऑन। तो इसपे यहाँ पे हमें धृति विभ्रंश इसको देखने के लिए मिलता है। और स्मृति विभ्रंश यानी क्या? तत्व ज्ञान का विस्मरण, यानी जो ज्ञान है, जो सम्यक ज्ञान है जो हमारे अंदर है, जिसका ग्रहण हमने इसके पहले किया है, उसके बारे में विस्मरण होना, इसको स्मृति विभ्रंश कहते हैं। तो इस प्रकार से ये अलग अलग एस्पेक्ट से धी, धृति और स्मृति, दे आर एस्पेक्ट्स ऑफ द बुद्धि। तो इस प्रकार से इन अ सटल एस्पेक्ट बुद्धि ये खुद के कर्म से दूर जा सकती है। लेकिन इसका हमें कार्य या इसका हमें रिफ्लेक्शन देखने के लिए कैसे मिलता है? तो अल्टीमेटली बुद्धि इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ कर्म। हम जो भी काम करते हैं वो बुद्धि से ही शुरू होता है। द डिसीजन विच इज टेकन इनसाइड अस हैपेंस एट द लेवल ऑफ बुद्धि, और उसके बाद ही हम कोई भी काम करते हैं। और इसलिए अगर धी, धृति, स्मृति इनमें विभ्रंश हुआ तो जो भी कर्म व्यक्ति करेगा वो अशुभ होने वाला है, वो गलत होने वाला है। और इसी को शरीर स्थान पहले अध्याय में प्रज्ञा का अपराध कहा है। अपराध का वर्डली मीनिंग क्या है हम सबको पता है। अपराध यानी क्राइम, प्रज्ञा यानी ज्ञान, सो बेसिकली या बुद्धि। सो अ क्राइम विच इज कमिटेड बाय द बुद्धि, यानी जो बुद्धि ने करना नहीं चाहिए वो करना, वो क्या है? वो है अशुभ कर्म। और इसीलिए अगर आप इसका थोड़ा और आगे जाके एलेबोरेशन देखें, जो 11वें अध्याय में सूत्र स्थान में उन्हें वहां पे वही कहा है कि अशुभ कर्म यह वापिस 3 प्रकार का हो सकता है। हमने ये भी बात पहले देखी थी कि कर्म किन किन के द्वारा होता है? शारीरिक कर्म, वाचिक कर्म और मानस कर्म, यानी शरीर, वाचा और मन, ये 3 ही जो हमारे शरीर के भाग है वो कर्म कर सकते हैं।
तो उनका अति योग, अयोग, मिथ्या योग फिर एक बार आगे जाके ये इसी का आगे जाके एक्सपांशन है। देखिए हमने शुरू कहां से किया था? बुद्धि से शुरू किया था। बुद्धि का मिथ्या योग, अयोग और अतियोग हो सकता है। उस बुद्धि के तीन पहलू, धी, श्रुति और स्मृति, उनके अल्टीमेटली जाके यही होने वाला है। और वो आगे जाके कहां पे लीड करता है? सो द रॉन्गफुल फंक्शनिंग ऑफ दिस थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ बुद्धि विल लीड टू द अशुभ कर्म। उन कर्मों के फिर एक बार तीन अलग अलग डिवीजन हो गए। वो कौन से हैं? वो है कायिक, वाचिक और मानस। और इन तीनों का हमें हर एक बार मिथ्या योग या अयोग या अतियोग देखने के लिए मिल सकता है। तो देखिए, हम जब मैं इन शॉर्ट उसके एग्जांपल्स आपके सामने रखूंगा कि अभी फॉर एग्जांपल अयोग, अतियोग और मिथ्या योग, इनमें अयोग यानी अप्रवृत्ति और अति योग यानी अति प्रवृत्ति। मतलब हमने अभी भी जो उदाहरण देखा कि जहां पे बात करने की जरूरत है वहां पे बात नहीं करना, जहां पे बात करने की आवश्यकता नहीं है वहां पे ज्यादा बात करना, ये क्या हो गया? ये क्रमशः अयोग और अतियोग हो गया। दिस इज सेम रिगार्डिंग द मन, रिगार्डिंग द शरीर एज वेल। जहां पे कष्ट करने की जरूरत नहीं है, आयास करने की जरूरत नहीं है, वहां पे अति आयास करना, वो हुआ अति योग। जहां पे कष्ट करने की जरूरत है, जहां पे आयास करने की आवश्यकता है, वहां पे नहीं करना, वो हो गया अयोग। जहां पे विचार करने की आवश्यकता है वहां पे विचार ना करना, वो हो गया अयोग। सो दिस इज हाउ अ सिंपलिस्टिक डिवीजन ऑफ अयोग एंड अतियोग कैन बी थॉट ऑफ। मिथ्या योग यानी क्या? मिथ्या योग यानी रॉन्गफुल फंक्शनिंग। तो देखो, कायिक यानी द रॉन्गफुल फंक्शन ऑफ द बॉडी, हाउ इट विल हैपन? वेग धारण, अति मर्दन, ऐसे कुछ उदाहरण दिए हैं। अति मिथ्या योग, वाचा का मिथ्या योग कैसे होगा? द रॉन्गफुल फंक्शन ऑफ द स्पीच, मैंने अभी भी कहा वैसे, अप्रिय बातें करना, जहां जब समय नहीं हो तब बात करना, या अत्यंत कठिन कठोर वचन के बारे में करना, किसी के बारे में भला बुरा कहना, ये सारा हो गया वाचा का मिथ्या योग। और मन का मिथ्या योग जो कहा है वो है भय, शोक, क्रोध। तो दीज ऑल काइंड्स ऑफ एक्सट्रीम इमोशंस आर नोन एज मिथ्या योग ऑफ द साइकोलॉजिकल और मेंटल फंक्शनिंग, दैट इज मानस कर्म। देखिए, तो इतना बड़ा विस्तार उस सिर्फ बुद्धि के त्रिविध योगों का है, जो मिथ्या योग, अयोग और अति योग है। तो मैंने जो नीचे आपके जो नीले रंग के फॉन्ट में आपके सामने लिखा है, वो इसका एक समरी है कि अल्टीमेटली क्या होता है। बुद्धि का मिथ्या योग या अयोग या अति योग, वो आगे जाके उस व्यक्ति को अशुभ कर्म करने के लिए प्रवृत्त करता है, वो नथिंग बट प्रज्ञापराध। और इसलिए ये जो दूसरा हेतु है उसको हम कहेंगे प्रज्ञापराध। और प्रज्ञापराध ऐसा कहते हैं चक्रपाणी जी कि वो उसका प्राधान्य क्यों है? क्योंकि वो मूलभूत है, वो सारे अन्य हेतुओं का जड़ है। इट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द कॉजेस। तो सारे हेतुओं का हेतु ये कौन कहा है? अल्टीमेटली प्रज्ञापराध। और इसलिए अगर आप प्रज्ञापराध को दूर करें तो सारे हेतुओं से, सारे वैषम्य से मुक्ति मिल सकती है। ऐसा बहुत सुंदर वर्णन हमें शारीस्थान 1 में देखने के लिए मिलता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, उसको मूलभूत क्यों कहा है? बिकॉज इट इज द कॉज ऑफ ऑल द अधर्म। अधर्म यानी इस समाज व्यवस्था को दृढ़ रखने के लिए, समाज व्यवस्था का धारण रखने के लिए जो भी अयोग्य चीजें हैं, मतलब जो करने के बाद इस समाज व्यवस्था का पतन होगा, धर्म का पतन होगा, उसको अधर्मी क्रिया कहते हैं। तो वो करने के लिए कोई इंसान प्रवृत्त क्यों होता है? कोई चोरी करना, किसी को आघात करना, किसी को कुछ तकलीफ देना, इसके पीछे क्या होता है? प्रज्ञापराध ही होता है। तो ये सारा अधर्म भी प्रज्ञापराध से ही होता है। वहां से लेके जो आगे जाके हम देखने वाले हैं, और साथ में इंद्रिया तो संयोग, यानी मुझे कुछ पता है कि ये खाना सही नहीं है, वो खा लेना। मुझे पता है कि ज्यादा देर तक स्क्रीन अगर देखे तो मुझे आंखों को तकलीफ हो सकती है, फिर भी वो देखना। ये यहाँ तक जो छोटे मोटे हमारे रोज के जिंदगी के जो हेतु है, वो भी अल्टीमेटली प्रज्ञापराध से ही ड्रिवन है। और इसलिए प्रज्ञापराध वो सारे हेतुओं का जड़ है। इट इज द हेतु ऑफ ऑल द हेतुज, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मूलभूतत्वेन प्रधानः। इट इज important, dominant, because it is at the root of all the causes. ठीक है? So that is how regarding the second aspect, that is बुद्धि। और the third and the last one is इंद्रियार्थ, यानी इंद्रियार्थों का जो त्रिविध योग है, मिथ्या योग, अयोग और अति योग। इंद्रिय, यहाँ पे इंद्रिय से हमें पंच ज्ञानेंद्रियों का ग्रहण करना है, क्यों कर्मेंद्रियों का ग्रहण यहाँ पे करना अपेक्षित नहीं है, मन का भी ग्रहण करना यहाँ पे अपेक्षित नहीं है। और पंचेंद्रियों का अर्थ, अर्थ यानी विषय,
तो हर एक इंद्रिय के हर एक विषय होते हैं, हम सब इसको जानते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। फिर एक बार इनका सबका मिथ्या योग, अयोग या अतियोग होना, यह इस हेतु के अंदर आता है। इसका हमें विस्तार फिर एक बार बहुत ही सुंदर तरीके से चरक सूत्रस्थान 11वें अध्याय में देखने के लिए मिलता है। मैंने इसमें से बहुत ही एकाध एग्जाम्पल उठाया है जस्ट टू मेक यू अवेयर कि कैसे हमारे डेली लाइफ में भी ये जो अलग अलग संयोग है वो होते रहते हैं, जो कि हेतु स्वरूप है। देखो, आपके आगे आंखों के सामने टेबल होगा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये लेफ्ट मोस्ट कॉलम है, और मिथ्या योग, अयोग, अतियोग ये सबके ऊपर, सबसे ऊपर की रो है। तो हम इसको जस्ट मैं पढ़ते जाऊंगा, जस्ट ट्राई टू लिसन एंड विजुअलाइज। तो शब्द का मिथ्या योग क्या है? फॉर एग्जाम्पल, टू लिसन टू द फ्राइटनिंग नॉइजेस, ऐसे शब्दों का श्रवण करना जिससे डर उत्पन्न हो, द्वेष उत्पन्न हो या मन में पीड़ा उत्पन्न हो। अयोग मतलब क्या? कुछ भी बिल्कुल नहीं सुनना, टू स्टे अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ साउंड, नॉइज। और अतियोग यानी क्या? लाउड नॉइज या बड़ी आवाज को अतियोग कहेंगे। स्पर्श यानी टच ऑफ इम्प्योर थिंग्स, यानी कुछ तो गंदगी से हमारा स्पर्श बार बार आना। फिर शीत और उष्ण, एक के पीछे एक सेवन करना, यानी कोई बंदा एसी ऑफिस में बैठ के इमीडिएटली धूप में जाता है, धूप में ट्रेवल करके एसी में बैठता है, दिस काइंड ऑफ थिंग। स्पर्श का अयोग यानी किसी भी वस्तु का स्पर्श होने ही ना देना। और अतियोग मतलब अति उष्ण, अति शीत का स्पर्श, यह अतियोग हुआ। रूप, टू वॉच, रूप का मिथ्या योग क्या है? टू वॉच फ्रॉम वेरी नियर और वेरी फार, स्पेशली नॉट टू हैव प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द सोर्स ऑफ पिक्चर, यानी स्क्रीन एक्सेट्रा, उसको कहेंगे मिथ्या योग। या टू वॉच द थिंग्स विच आर हिडियस, विच आर क्रिएटिंग द अनप्लेजेंट फीलिंग इन द माइंड, उसको कहेंगे हम मिथ्या योग। रूप का अयोग, नॉट टू सी एनीथिंग। रूप का अतियोग, टू वॉच ब्राइट स्क्रीन एक्सेसिवली, यानी रिस्पेक्ट ऑफ डिस्टेंस, जो सोर्स है देखने का अत्यंत सीवियर है, अत्यंत ब्राइट है, और वह बहुत उसके बहुत देर तक उसका आप सेवन कर रहे हैं। ठीक है। रस, रस का मिथ्या योग क्या है? तो उन्होंने वहां पे कहा है टू कंज्यूम फूड विदाउट फॉलोइंग अष्टव विधि विशेष आयतन, जिसका उल्लेख हमें चरक विमान स्थान 1 में देखने के लिए मिलता है। प्रकृति, कर्ण, संयोग एक्सेट्रा। और इनका फॉलो, टू नॉट फॉलो देम इज नोन एज रस का मिथ्या योग। अगर आप ध्यानपूर्वक सोचे तो यही जो हेतु है वो बहुत कॉमनेस्ट है हमारे आजकल के केस चेकिंग में। हम ज्यादातर हमारा जो पूरा वी रिलाई इज ऑन द फूड एंड डाइटरी हैबिट्स ऑफ द पेशेंट, और बहुत मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में हमें यहीं पे उसमें गड़बड़ देखने के लिए मिलती है। तो जो आहार्य हेतुओं का समावेश पूरा होता है प्रायः, वो ज्यादातर रस के मिथ्या योग में होता है। रस का अयोग मतलब का नॉट टू ईट एट ऑल, या बहुत ही कम सेवन करना रसों का अलग अलग। और अतियोग मतलब किसी विशिष्ट विशिष्ट रस का सेवन ज्यादा मात्रा में करना। और गंध का मिथ्या योग मतलब क्या? तो गंध का मिथ्या योग, इसका अर्थ होता है टू हैव स्टिंकी, प्यूट्रिड, बैड ओडर। अयोग यानी नॉट टू स्मेल एनीथिंग एट ऑल। और अयोग, अतियोग यानी टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल, वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट। तो बहुत बार लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, केमिकल फैक्ट्री में वगैरह, उनको कंटिन्यूअसली ये इनहेल करने पड़ते हैं इस प्रकार के स्ट्रॉन्ग केमिकल्स, उनका ऑर्डर। तो इस प्रकार ये अलग अलग एग्जाम्पल्स है, दे आर जस्ट वेरी शॉर्ट एग्जाम्पल्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ऑफ इंद्रियार्थों का अलग अलग संयोग, एंड दे आर टर्म्ड एज नथिंग बट असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग। तो हमने 3 प्रकार कौन से देखे? तो हेतु संग्रह में सबसे पहले था काल, उसके बाद था बुद्धि जो था प्रज्ञापराध, और फिर इंद्रियार्थ यानी असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग। और इनके तो 3 अलग अलग संबंध जो हमने देखे, मिथ्या योग, अयोग और अतियोग। तो इसलिए फिर एक बार हम सूत्र पढ़ते हैं, ट्राई टू विजुअलाइज कि व्हाट वी लर्न टुडे विद रिस्पेक्ट टू दिस सूत्र। काल बुद्धि इंद्रियार्थानाम योगो मिथ्यान चाति च द्वयाश्रयाणाम व्याधीनाम त्रिविधो हेतु संग्रह। ये हेतु संग्रह हमने आज देखा, जो सारे हेतुओं का इन शॉर्ट डिवीजन है, कैटेगरीज है, संक्षेप में उसका वर्णन है। और मैंने जैसे पहले कहा था आपको कि द्वयाश्रयाणाम, 2 आश्रय व्याधियों के, वो कौन से हैं? उसका उत्तर आगे के सूत्र में आता है। वो सूत्र हम आज पढ़ेंगे, और इस सूत्र के बारे में वर्णन हम अगले सत्र में देखेंगे। वो सूत्र क्या है? शरीरम सत्व संज्ञा च व्याधीनाम आश्रयो मतः तथा सुखानाम योगस्तु सुखानाम कारणम समः।
तो व्याधीनाम आश्रयः द्वयाश्रयाणाम, जैसे दो सूत्रों में जो कनेक्शन है कि आश्रय उन्होंने कहा है कि दो है व्याधियों के, शरीरम सत्व संज्ञेच, शरीर और सत्व नाम का जो तत्व है, ये दोनों ये व्याधियों के दो आश्रय है, ऐसा उल्लेख हमें आगे के सूत्र में देखने के लिए मिलता है। तो इस आगे के सूत्र के से आगे जो हमारा वाचन और अध्ययन है, उसको हम हमारे आगे के सत्र में कंटिन्यू करेंगे। अभी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम हमारा सत्र आज यहाँ पे पूर्ण करेंगे।